तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं अमिता सिन्हा आप सभी किसान भाइयों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह अन्नदाता में आपके लिए ढेर सारी कृषिगत जानकारियां हैं, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। अंडार्थ मुर्गियों के पालन पर जानकारी, बैगन की फसल में फल सड़न रोग का समेकित प्रबंधन, सब्जी में बैंगन का मुख्य स्थान है। इसकी खेती अपने प्रदेश में व्यापक पैमाने पर होती है, जिससे अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए इस समय पर प्रबंधन कार्यों को करना आवश्यक है, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे बैंगन फसल में लगने वाले प्रमुख रोग फार्मोसिस ब्लाइट की। ये फसल को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला रोग है। ये रोग बैंगन की फसल में फल अवस्था पर काफी हानि पहुंचाता रहता है और यह भी देखा गया है कि बहुत से किसान भाई जानकारी के अभाव में उचित समय पर सही नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप बैंगन की उपज की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस रोग के प्रबंधन पर जानकारी चाहिए है। आइए सुनते हैं उनको। हमने बैंगन का खेती किए हैं और बहुत लंबा प्लाट है। इसमें जो बाती आता है वो बाती गल जाता है, गलवाल लग करके धीरे धीरे गल जाता है। रंग उनका काला है, नुकसान सारा बाती गिर जाता है, हमें कोई आमद नहीं आता है। एक आध बार स्प्रे का यूज किए लेकिन वो दवाई काम नहीं कर रहा है और शुरू से जब फलन स्टार्ट हुआ शुरू से ये कहानी है। इससे बहुत नुकसान है, 50% के लगभग नुकसान है हमारे खेत में। इनका कोई समाधान या उपाय हमें मिलनी चाहिए। अतः बैंगन की फसल में फार्मोसिस रोग का प्रबंधन कैसे करें, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं जूट शोध संस्थान कटिहार के डॉक्टर कुणाल प्रताप सिंह से। फल गलन की बैगन में फल लगन ये मुख्य रोग है। मुख्यतः फंगस पुन से होता है। इसमें हमारे बिहार में नुकसान जो है बहुत ज़्यादा करता है। इस बीमारी के मुख्य लक्षण की अगर हम बात करें, यह रोग शुरुआती स्टेज से फलन तक में आती है। जब पौधा जब सीडलिंग स्टेज में, जब नर्सरी बिचरा में रहता है, तब से ये डिजीज आना शुरू हो जाता है। लीफ में अगर ज़्यादा इसका इन्फेस्टेशन, अगर तो पत्ते में अगर ज़्यादा इन्फेस्टेशन आती है तो फिर यह पत्ता बाद में पीला हो जाता है और वो गिर जाता है। सबसे ज़्यादा नुकसान तब होती है जब यह फफूंद जो है, जब बैगन जब फलन होती है तब अटैक करता है। उस समय किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। बैगन में हम लोग फल ही प्राप्त करते हैं और फल का ही नुकसान हो जाए तो यील्ड में रिडक्शन बहुत होती है। बैगन के नीचे भाग से इस पर बात करें, या बैगन किसी भी भाग से शुरू हो सकती है और वह सड़ना शुरू होता है। शुरुआत में स्पॉट जैसा दिखाई देता है, बाद में वह कंसंट्रिक सर्किल्स, गोलाकार में बहुत सारा गोलाकार एक साथ जो है वहाँ पर दिखाई देता है और धीरे धीरे बाद में वो सड़ जाता है। कैसे इसका हम बीमारी का सही रूप से हम इसका इलाज करें और इसे कम से कम ये बीमारी आए, तो हम लोग को इसके लिए शुरू से ही ध्यान देना पड़ेगा। किसान अगर बीज अच्छे बैगन का फल का चुनाव करे, क्योंकि अगर इन्फेक्टेड जो रोग ग्रसित अगर फल का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें वो फिर से नेक्स्ट साल, अगर दूसरे साल अगर इसी बीज का उपयोग करेंगे तो वो फिर से बीमारी फैलेगा। दूसरा चीज़ कि हमें
सीडलिंग नर्सरी में जब हम इसको लगाएंगे तो नर्सरी में हमें खासा ध्यान देना पड़ेगा। वो लगाने से पहले सबसे पहले हमसे बेबिस्टिन, जिसको कार्बेंडाजिम भी बोलते हैं, और बेबिस्टिन से हमको उपचार करना पड़ेगा। बेबिस्टिन का उपचार है के लिए हम लोग जो है 1 किलो सीड के लिए जो है 2 ग्राम बेबिस्टिन का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद ही हम नर्सरी में लगाएंगे। नर्सरी हम जनरली रेज्ड बेड सिस्टम में ही लगाएंगे। फिर भी अगर बीमारी आती है तो आप बेबिस्टिन का छिड़काव इसमें 10 दिन के बाद से आप कर सकते हैं, जब तक कि आपका सीडलिंग बिचरा तैयार न हो। यह बीमारी जनरली तापमान अगर 22 डिग्री से लेकर 35 डिग्री टेम्परेचर के बीच में जनरली ज़्यादातर आते हैं, और आर्द्रता लगभग 90% के आसपास रहती है, तो यह बीमारी आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और हम बात करें तो अगर स्प्रेइंग जनरली बीमारी आती है तो आने सिम्टम लग रहा है तो ही करते हैं। ऐसे राउंड द ईयर के लिए जब भी शुरुआत से अगर मैनेजमेंट सीड ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद नर्सरी में अगर दिखाया जाता है उस समय ट्रीटमेंट करते हैं, प्लस बीमारी अगर लीफी स्टेज में आते हैं उस समय या फलन के समय में आते हैं तो उस समय हम दवा जो बताया गया दवा को छिड़काव करना है। कार्यक्रम में और अभी बाकी है कुछ उपयोगी जानकारियां, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। स्वयं एग्रो पेश करते हैं विदेशी तकनीक से बना स्पेशल स्टील टेम्पर प्लेट, भारत का एकमात्र डीजल और समय की बचत करने वाला स्वयं रोटावेटर। किसान भाइयों, विराम के बाद हम फिर हाजिर हैं आपके लिए कुछ और कृषि वृत्त चित्रों के साथ। दिन प्रतिदिन घटते कृषि जोत एवं बढ़ती बेरोजगारी के कारण प्रदेश के बेरोजगार युवक कृषि सह व्यवसाय की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसी सह व्यवसाय के अंतर्गत प्रदेश में मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन इत्यादि को अपनाया जा रहा है। साथ ही मुर्गी पालन भी अधिक मात्रा में विस्तार से किया जा रहा है। इससे कम समय एवं कम पूंजी से अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। वैसे तो मुर्गी पालन 2 उद्देश्यों हेतु मांस एवं अंडा उत्पादन के लिए किया जाता है, लेकिन आज हम बात करेंगे अंडा उत्पादन हेतु मुर्गी पालन पर। इसके लिए कुछ प्रमुख बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, जैसे उन्नत नस्ल की मुर्गियों का चयन करना, स्थान का चुनाव, आहार व्यवस्था पर ध्यान देना व उनका देखरेख प्रबंधन इत्यादि। क्योंकि यदि इन सभी बातों की अनदेखी करते हुए यदि इस व्यवसाय को अपनाया गया तो आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं जैसे मुर्गियों का बढ़वार धीमी गति से होना, बीमारियों का प्रकोप होना इत्यादि से जूझना पड़ता है, क्योंकि इन समस्याओं के कारण मुर्गियों के अंडा उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अंततः कुक्कुट पालक भाइयों को हानि का सामना करना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, यदि अंडा उत्पादन हेतु मुर्गी पालन का व्यवसाय अपनाने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना आवश्यक है जिससे आपका यह व्यवसाय लाभकारी हो सके। इसकी विस्तृत जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आज तक कुक्कुट पालन भारतवर्ष में एक सुप्रसिद्ध व्यवसाय के रूप में स्थापित हो चुका है। वर्तमान में भारत अंडा उत्पादन में चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। ये स्थिति वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम, उचित पोषण प्रबंधन तथा अच्छी प्रजाति के चूजों के कारण ही संभव हुई है। जैसे जैसे उत्पादन स्तर में वृद्धि हुई है, कुक्कुटों की संवेदनशीलता में भी बढ़ोतरी हुई है। अतः व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व महत्वपूर्ण एवं मूलभूत आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखना आवश्यक है। अच्छा अंडा उत्पादन प्राप्त करने हेतु निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। आवास प्रबंधन। आवास कोलाहल से दूर ऊंचे स्थान पर जहां जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो तथा जहां पर दिन में 3-4 बार भ्रमण किया जा सके होना चाहिए। घर हवादार होना चाहिए तथा दक्षिण या पूर्व की तरफ होना चाहिए। कुक्कुट गृह के अंदर निम्न व्यवस्था सुनिश्चित कर लेना चाहिए। ब्रूडर गार्ड, दाने के बर्तन, पानी के बर्तन, बल्ब, बिछावन, अंदर तथा बाहर वायु सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक है। कमरे की चूने से पुताई, गंदगी, जाल इत्यादि साफ करना, कमरे में दरार बंद करना, प्रवेश द्वार पर चूना छिड़कना एवं चप्पल दरवाजे पर उतार कर अंदर आना। घर के अंदर लेयर पक्षी के लिए 0 से 8 सप्ताह, 9 से 10 सप्ताह तथा 21 सप्ताह से ऊपर फर्शी स्थान क्रमशः 700 से 950 तथा 2400 वर्ग सेंटीमीटर होना चाहिए।
जहां तक अंडा उत्पादन हेतु चूजों की प्रजाति का प्रश्न है, इसमें व्हाइट लेग हार्ने या इस संशोधित परिमार्जित प्रजाति का अंडा पालन हेतु चुनाव किया जाता है। चूजे खरीदते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अच्छी ब्रूडिंग सुप्रबंधन। सामान्यतः अंडार पालन में ब्रूडिंग की अवधि 0 से 8 सप्ताह की होती है। चूंकि इस समय चूजों के पंख विकसित नहीं होते, अतः वातावरण कारकों से लड़ने की क्षमता नहीं होती। इसके अतिरिक्त दाना पानी खाने की आदत डालना भी आवश्यक होता है। ब्रूडिंग होवर तथा गर्म हवा गैस द्वारा की जा सकती है। कोई भी विद्या अपनाई जाए, ब्रूडर गृह की व्यवस्था निम्न प्रकार की होनी चाहिए। ब्रूडर हाउस हवादार होना चाहिए, साथ ही ऐसा हो कि हवा के ठंडे झोंकों का प्रभाव चूजों पर कम से कम पड़े। यह गृह चूजों के आने से 5 से 7 दिन पहले तैयार हो जाना चाहिए। ब्रूडर गृह के सारे उपकरण की अच्छी साफ सफाई करके, जैसे ब्रूडर, फीडर तथा पानी के बर्तन इत्यादि, साफ सुथरा आरामदेह बिछाली की एक तह 1 से 2 इंच बिछा देनी चाहिए। तापमान नियंत्रण प्रणाली की जांच करके एक सुनिश्चित तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट रखना चाहिए। अब ब्रूडर गृह कुक्कुटों के चूजों के आगमन लायक हो चुका है। चूजे आने के बाद निम्न कार्य संपादित होने हैं। चिक वॉक्स को सीधे ब्रूडर गृह ले जाना है तथा चूजों को ओवर के नीचे सावधानी के साथ छोड़ना है। ब्रूडर का तापमान प्रारंभ में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट रखना है तथा प्रति सप्ताह 5 डिग्री फ़ारेनहाइट घटाना है। चूजों को इलेक्ट्रोलाइट मिला हुआ पानी देना है। गृह में तथा इसके आसपास अच्छी वायु सुरक्षा रखनी है। चूजों के व्यवहार, आहार, पानी की मात्रा तथा मृत्यु दर पर विशेष ध्यान रखना है। बिछाली को गीला होने से बचाना है, जिससे अमोनिया गैस का उत्पादन स्तर न बढ़े। प्रथम 4 घंटे में कोई राशन नहीं देना है। इसके पश्चात स्ट्रेस कम करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का घोल देना चाहिए। प्रत्येक चूजे को 2 से 3 सप्ताह तक 5 सेंटीमीटर खाने का स्थान होना चाहिए। ब्रूडिंग के दौरान लंगड़े, कमजोर, बीमारी तथा जिसमें वृद्धि दर ठीक नहीं है, ऐसे चूजों की छटाई कर देनी चाहिए। 0 से 8 सप्ताह तक सफल ब्रूडिंग के पश्चात चूजों को ग्रोवर गृह में स्थानांतरित करते हैं। ब्रूडिंग के पश्चात से लैंगिक परिपक्वता के मध्य का समय ग्रोइंग पीरियड कहलाता है। वर्धक चूजों के लालन पालन में निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इस दौरान प्रति कुक्कुट 3 इंच खाने का स्थान, 25 से 30 मुर्गियों के लिए 18 इंच व्यास वाला लटकने वाला दाने का बर्तन होना चाहिए। गृह में भीड़ नहीं होनी चाहिए। प्रतिपक्षी 900 वर्ग सेंटीमीटर स्थान पर्याप्त होता है। राशन गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। वर्धन राशन में प्रोटीन तथा ऊर्जा क्रमशः 16% तथा 2750 किलो कैलोरी होनी चाहिए। भोजन में पत्थर के टुकड़े जरूर देने चाहिए। खाने के बर्तनों की ऊंचाई वर्धक चूजों के पीठ के बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार हम यदि उपरोक्त बातों का ध्यान रखें तो सफल ग्रोइंग हो सकती है। 8 से 10 सप्ताह की ग्रोइंग अवस्था के बाद हम भली प्रकार छटनी करके स्वस्थ मुर्गियों को लेयर गृह में स्थानांतरित करते हैं। इस दौरान निम्न मुख्य सावधानियां बरतनी चाहिए। लेयर गृह में दीवार के सहारे घोंसले 40 गुणा 30 गुणा 25 घन सेंटीमीटर निर्मित कर लेने चाहिए। ऐसा एक घोंसला 5 मुर्गियों के लिए पर्याप्त होता है। लेयर गृह में करीब 18 घंटे नियमित प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे अंडा उत्पादन बराबर होता रहे। लाइट इतनी हो कि अखबार पढ़ा जा सके। नर पक्षियों को 1 सप्ताह पहले स्थानांतरित कर लेना चाहिए। लेयर मुर्गियों को लेयर राशन देना चाहिए, जिसमें प्रोटीन तथा ऊर्जा क्रमशः 15% तथा 28 किलो कैलोरी होनी चाहिए। दाने का बर्तन उचित आकार का बर्तन एक बार में आधे से अधिक ना भरे। ठंडी में दाने की खपत गर्मी से ज्यादा होती है। गर्मी में पानी पीने के बर्तनों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं लगने वाले रोगों एवं प्रबंधन की। तो टीकाकरण इसका सर्वोत्तम उपाय है। भारतवर्ष में अंडार्थ पाले गए कुक्कुटों में निम्न टीकाकरण कार्यक्रम अपनाया जाता है, जो कि इस प्रकार है। अब अगर इसकी आर्थिकी को देखें तो किसान भाइयों 1000 लेयर के आय व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि लेयर मुर्गी पालन आपके लिए कितना लाभकारी है। अतः आप अगर व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखें।
किसी भी फसल की उत्पादकता में सिंचाई का एक अहम स्थान होता है, चाहे खाद्यान्न फसल हो, सब्जियां हो या फिर फलोत्पादन हो। आज की तारीख में भी हमारे प्रदेश के किसान बंधु पुरानी पद्धतियां पारंपरिक तरीके से ही सिंचाई करते आ रहे हैं, जिसके कारण कभी फसलों में अधिक पानी या फिर फसल को समय के अनुरूप पानी नहीं मिल पाता है। साथ ही प्रति घंटे की दर से ट्यूबवेल से पानी खरीदकर हमारे किसान बंधु फसल में पानी देते हैं, जो कि फसलों में ज्यादा पानी होने के कारण पानी खेतों से बाहर भी बह जाता है। इसके अलावा आज के समय में जल स्तर काफी नीचे चले जाने के कारण पानी के स्रोत का अभाव होता जा रहा है। फलतः सिंचाई हेतु जल की मांग दिन प्रतिदिन ज्यादा होने के कारण उत्पादन लागत काफी बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए हमें सिंचाई जल प्रयोग की समुचित विधियां अपनानी होंगी और आज के वैज्ञानिक दौर में सिंचाई हेतु सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का विकास हो चुका है, जिसे हमारे किसान बंधु अपनाकर अनावश्यक पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं। साथ ही फसलों में समयानुरूप नमी बनाए रख सकते हैं तथा उत्पादन लागत भी कम किया जा सकता है। इसके अंतर्गत सिंचाई की टपक प्रणाली, जो खासकर उद्यान फसलों के लिए बहुत ही लाभकारी है। परंतु यह टपक सिंचाई प्रणाली कैसे अपनाएं, आइए जानते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। भारत में उपयोग किए जाने वाले भूमिगत जल स्रोत सीमित हैं। भूमि जल के अतिशोषण से भारत के कई क्षेत्रों में भूमि का जल स्तर काफी नीचे चला गया है। भविष्य में जल की कमी की गंभीरता को देखते हुए इस बहुमूल्य उत्पादन कारक के सही उपयोग की आवश्यकता है। टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई इस समस्या के निदान हेतु सबसे उपयुक्त माध्यम है। इस विधि में पानी की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है एवं पानी की अधिकतम उपयोग क्षमता को इस विधि के प्रयोग से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें बूंद बूंद करके पानी प्रत्येक पौधे की जड़ के पास ड्रिपर या नोजल के माध्यम से दिया जाता है। इस विधि में पानी बार बार लेकिन काफी कम मात्रा में दिया जाता है। अब आइए बात करते हैं टपक सिंचाई के उपकरणों की। टपक सिंचाई उपकरण द्वारा पानी के मुख्य स्रोत को पौधों के जड़ों तक कुछ पुर्जों के साथ साथ प्लास्टिक के पाइप द्वारा पूरे बाग में एक जाल सा बिछा दिया जाता है। कृषक पानी के जिस स्रोत से अपने प्रक्षेत्र की सिंचाई कर रहा है, उसी स्रोत को इस उपकरण से जोड़ा जाता है। अर्थात इस पद्धति को अपनाने के लिए कोई अन्य पानी के स्रोत की आवश्यकता नहीं होती। कार्यविधि: टपक सिंचाई उपकरण को मेन पाइप द्वारा पानी के स्रोत से जोड़ा जाता है। यह पानी मेन पाइप के द्वारा सब मेन पाइप में आता है, जहां पर यह पानी फिल्टर अर्थात एक प्रकार की छन्नी से गुजरता है तथा फिल्टर द्वारा पानी की सफाई की जाती है और इसके बाद यह पानी लेटरल पाइप में जाता है और इस प्रकार यह ड्रिपर नामक एक छोटे से पुर्जे से बूंद बूंद कर पानी पौधों के जड़ क्षेत्र के पास गिरने लगता है। ड्रिप अर्थात टपक सिंचाई पद्धति के घटक इस प्रकार हैं। मेन पीवीसी पाइप: यह प्लास्टिक से निर्मित पाइप होते हैं जिनका कार्य मुख्य स्रोत से प्रक्षेत्र तक जल को लाने का होता है। सामान्यतः पाइप जमीन से 1 से 1.5 फीट नीचे दबा दिए जाते हैं। सब मेन पीवीसी पाइप: यह पाइप भी प्लास्टिक के बने होते हैं तथा इनको मेन पाइप से जोड़ा जाता है। ये पाइप मेन पाइप से पानी लेकर लेटरल पाइप को पानी उपलब्ध कराते हैं। लेटरल पाइप: ये कठोर प्लास्टिक से निर्मित पतले पाइप होते हैं जिनको सब मेन पाइप से जोड़ा जाता है। अधिकांशतः यह पाइप पौधों के मुख्य तनों के आसपास फैले रहते हैं। ड्रिपर्स: यह प्लास्टिक से निर्मित एक ऐसा छोटा घटक होता है जिसको लेटरल पाइप से जोड़ा जाता है। इनके द्वारा पौधों को बूंद बूंद कर पानी प्राप्त होता रहता है। यह घटक विभिन्न क्षमताओं के होते हैं, जैसे 4 लीटर प्रति घंटा, 6 लीटर प्रति घंटा, अर्थात 1 घंटे में पौधों को 4 लीटर पानी बूंद बूंद कर प्राप्त होता है। ड्रिपर्स की संख्या पौधों की जल आवश्यकता के आधार पर रखी जाती है। ड्रिप पद्धति में उपकरण में पानी का दबाव उत्पन्न करना आवश्यक होता है, इसलिए यदि दबाव उत्पन्न करना आवश्यक हो तो इसके लिए बूस्टर का प्रयोग करते हैं। अब आइए बात करते हैं टपक सिंचाई पद्धति से होने वाले लाभों पर। औद्यानिकी फसलों के उपज में लगभग 40 से 50% वृद्धि हो जाती है। प्राप्त उपज की गुणवत्ता अच्छी होती है। लगभग 50% पानी की बचत होती है। बागों में खरपतवार नहीं उगते हैं। उपज समय से जल्दी प्राप्त होती है। खेतों में मृदा क्षरण नहीं होता है। इस पद्धति के माध्यम से उर्वरकों का प्रयोग किया जा सकता है। सामान्य तौर पर प्रयोग किए जाने वाले उर्वरक की मात्रा के स्थान पर 40% उर्वरक से ही पौधों को पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। इस पद्धति से यदि खेत समतल नहीं है अर्थात उबड़ खाबड़ भी है, तब भी पौधों की सिंचाई भली प्रकार से की जा सकती है। बागवानों को खेतों में मेड़ नाली आज बनाने की आवश्यकता नहीं होती, फलस्वरूप लागत कम आती है।
सिंचाई करते समय कृषक अपना कोई और कार्य भी कर सकता है, जिससे समय की बचत होती है। इस पद्धति में सिंचाई की दक्षता 80 से 90% होती है। जहां तक टपकदार सिंचाई से उपज में वृद्धि एवं पानी की बचत की बात है, तो सब्जी फसलों में लगभग 40% पानी की बचत होती है तथा उपज 30 से 50% तक बढ़ जाती है। वहीं फलदार वृक्षों में 45% पानी की बचत होती है एवं 52% उपज बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान में भारत में लगभग टपक सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल का 70% से अधिक भाग महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं गुजरात के अंतर्गत आता है और यहाँ के प्रगतिशील किसान भाइयों ने अपनी कुछ प्रक्षेत्र फसलों पर जैसे गन्ने की फसल में ड्रिप सिंचाई पद्धति का प्रयोग किया, जो कि सफल रहा। इसके अतिरिक्त धान उगाने की नई तकनीक श्री पद्धति में भी किसान भाइयों ने ड्रिप सिस्टम का प्रयोग किया, जो कि लाभकारी रहा। भारत सरकार द्वारा उद्यान फसलों में टपक सिंचाई लगाने हेतु 50 से 75% के अनुदान की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए किसान भाई अपने नजदीकी कृषि प्रसार अधिकारी या जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, वर्तमान में जल की समस्या को ध्यान में रखते हुए हमें अपने अधिक से अधिक प्रक्षेत्र को टपक सिंचाई पद्धति से अगर आच्छादित किया जाए तो निश्चित ही हमारे उत्पादन में वृद्धि होगी, साथ ही हम सिंचाई जल का क्षमतापूर्ण उपयोग कर सकेंगे। चलिए अब रुक करते हैं हेल्पलाइन में किसान भाइयों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की ओर। ग्राम हबीबगंज, जिला मधुबनी की कृषिका तरुणीसा, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से बटन मशरूम उत्पादन तकनीक के बारे में जानकारी चाहिए है। तो तरुणीसा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। बटन मशरूम के लिए किसान भाइयों को हम लोग सलाह देते हैं कि अक्टूबर के महीने में खाद हर हालत में बना लें। खाद बनाने का लंबी अवधि और कम अवधि की खादें हैं जो यहाँ हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। इसके बाद में नवंबर के प्रथम सप्ताह में बुआई अवश्य कर लेना चाहिए। क्योंकि अक्टूबर के अंत तक तापक्रम मिनिमम 23 और अधिकतम 25 के आसपास पहुंच जाता है रूम के अंदर में। ध्यान रखें कि 1 कुंटल अगर कंपोस्ट है तो उस 1 कुंटल कंपोस्ट में आधा किलो बटन मशरूम का बीज लगेगा। बीज को अच्छी तरह से मिला दीजिए और उसको पन्नी में न्यूनतम 10 किलो एक पन्नी में मात्रा भर देंगे तो आपका पर्पस सॉल्व। और इसके बाद 10 से 15 दिन में जब जमाव हो जाता है तो उस पर केसिंग करते हैं। केसिंग 2 साल पुरानी कंपोस्ट गोबर की खाद से किया जाता है, यानी 1.5 इंच उसको माइसीलियम को ढक दिया जाता है। इसमें नमी का विशेष ध्यान दिया जाता है। चूहों से बचाव के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और कमरे में थोड़ा अंधकार होना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट लाइट नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आपको फसल मिलना प्रारंभ हो जाए और इसमें आपको अच्छा लाभ मिलेगा। 1 कुंटल अगर बटन के कंपोस्ट बनाते हैं उसमें कम से कम 15 किलो, अधिक से अधिक 20 किलो शुद्ध मशरूम, ताजा मशरूम आपको प्राप्त होता है। ग्राम मोरवा, जिला समस्तीपुर के कृषक उमेश कुमार, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से केला उद्यान में सामयिक प्रबंधनों के बारे में जानकारी चाहिए है। तो उमेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। और जुलाई में जो पौधरोपण किया जाता है उससे अनुसंधान के अनुसार देखा गया है कि सबसे अच्छी उपज प्राप्त होती है। खरपतवार साफ कराना हर क्रॉप के लिए जरूरी है, क्योंकि आप जितना न्यूट्रिशन दे रहे हैं, अगर आप खरपतवार नहीं निकालेंगे तो बहुत सी मात्रा खरपतवार खींच लेगा। तो उसकी साफ सफाई हमेशा करते रहना चाहिए हमको। केले में 1 केले के पौधे को साल भर में 800 ग्राम यूरिया लगेगी, 625 ग्राम सुपर फास्फेट लगेगा और आपका 200 ग्राम पोटास खाद लगती है। और इसके साथ साथ आपकी 20 से 40 किलो तक सूखी गोबर की खाद एक गड्ढे के लिए पर्याप्त होती है। तो किसान भाई जब गड्ढा तैयार करते हैं जुलाई में पौधा लगाने के लिए, मई में गड्ढा तैयार कर लें और उसमें सुपर फास्फेट 625 ग्राम लगाने के पूर्व और गोबर की खाद 40 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटास जो है आपका, उसको आप 100 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से आपको डालना है। इसके बाद जो यूरिया खाद है आपकी, उसको जब आप पौधा लगा देंगे उसके 1 महीने बाद 200 ग्राम खाद डालना है। इस प्रकार 4 भागों में करके उसको 1-1 महीने के अंतर से पूरी 800 ग्राम खाद डाल देना है। और 200 ग्राम पोटास खाद लगती है, जो जिसमें से आधी खाद जो है हम उस समय दे देते हैं बेसल जब पौधा लगाने के पहले,
और आधी खाद जो बचती है आपकी 100 ग्राम, वो आपको फूल आते समय देना चाहिए केले में। फूल आने के पहले आप देखेंगे उसमें से एक पत्ती निकलती है जिसको फ्लैग लीफ कहते हैं, तिरंगा मतलब। उस समय आप समझ जाएंगे कि इसमें फूल आने वाला है। उससे आपके पास जो 100 ग्राम पोटास खाद बची है उसको उस समय डालना अति आवश्यक है। इस तरह से आप खाद का केले में मेंटेनेंस कर सकते हैं। केले का प्रबंधन में मुख्य रूप से पानी की बहुत बड़ा रोल होता है, और पानी जो केला है बहुत पानी की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी पत्तियां चौड़ी होती हैं और बहुत ज़्यादा वाष्पन इसमें होता है। इसलिए ज़मीन की कंडीशन क्या है उस हिसाब से पानी दिया जा सकता है। अगर ज़मीन आपकी लाइट है तो आपको पानी जल्दी जल्दी देना पड़ेगा। इसलिए ठंड के दिनों में आप 8 दिन के अंतराल में रखिए, और उसके बाद गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आप उसको 6 दिन के अंतराल में रखिए। और बहुत ज़्यादा गर्मी जब आपकी मई जून में बढ़ जाती है तब पानी का अंतराल आप कम करके 2 से 3 दिन में भी दे सकते हैं। इसको लाइफ सेविंग इरिगेशन भी कहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, 48 तक टेम्परेचर पहुँच चुका है, तो आप पानी का अंतराल घटा के 2 दिन भी कर सकते हैं। केले से आप 3 क्रॉप ले सकते हैं। जैसे पहली क्रॉप आपने लगाई, जब आप देखेंगे केले के हर पौधे के बाजू से सकर्स निकलते हैं। बहुत से पौधे निकलते हुए दिखेंगे आपको, चौड़ी पत्ती वाले, पतली पत्ती वाले, तो उसको सकर्स बोला जाता है। उसमें से आप जब 6 महीने की आपकी क्रॉप हो जाती है तो एक सकर को आपको छोड़ देना, बाकी को निकालते रहना चाहिए हमको। अगर हम सकर्स नहीं निकालते हैं तो हमारे केले की फसल प्रभावित होती है उससे, क्योंकि जितना न्यूट्रिशन आप दे रहे हैं उसको वो दूसरे पौधे सकर्स में चला जाएगा। इसलिए एक सकर्स को हम छोड़ देते हैं 6 महीने की, है ना। जब सकर जो छोड़ देंगे, जब हमारी क्रॉप हार्वेस्ट हो जाएगी तो ये सकर से आपका बढ़ जाके आपकी क्रॉप तैयार हो जाएगी, रोटून क्रॉप कहलाती है। इसी प्रकार से तीसरे साल भी इसी प्रकार से आप सकर से निकाल के एक सकर छोड़ के रोटून क्रॉप ले सकते हैं। मतलब उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े रोटून क्रॉप में, क्योंकि आपका वहीं सकर छोड़ना है आपको और वहीं से आपको नई क्रॉप तैयार हो जाएगी। 3 बार आप ले सकते हैं। पहले बार में उत्पादन आपको ज़्यादा प्राप्त होगा, दूसरे बार में कम, तीसरे बार में उससे कम प्राप्त। और आइए अब जानें कि राज्य की विभिन्न मंडियों के बाजार भाव किस प्रकार रहे। किसान भाइयों, कृषि से संबंधित आपकी समस्याएं एवं उपयोगी सुझावों का हम स्वागत करते हैं। इस हेतु हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, कार्यक्रम में बताई गई जानकारियों को अपनाकर आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। इसी आशा के साथ अब आज के कार्यक्रम को समाप्त करने की मुझे और अन्नदाता टीम को आज्ञा दें। नमस्कार।